हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट थ्योरी का कंप्लीट टॉपिक। किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में सेट थ्योरी आता है और सेट थ्योरी में से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो सेशन में आपको पता चल जाएंगी। कंप्लीट वीडियो सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पूरे सेशन के साथ, और जितना भी बेसिक होगा इसका वो सेट थ्योरी का इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं और स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपका स्ट्रेट लाइन किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन चैनल पर प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जा कर के कंप्लीट देखना है उसको, ठीक है। या ये भी करना है, आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, दोनों में से कोई एक बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको करना है, पहले वीडियो सेशंस देखने हैं। वीडियो सेशंस का पूरा कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो देखिए। उसके बाद आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, दोनों में से कोई एक बुक कर लीजिए। उसके बाद जो यूथ बुक वाले सॉल्यूशन स्टेट लाइन के चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वो आपको ढूंढ करके वो आपको वहाँ से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट फ्री बैच है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स प्रिपरेशन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आज का जो रात को 9 बजे सेशन है, इसमें हम सेट थ्योरी का कंप्लीट एक टॉपिक करने वाले हैं। सेट थ्योरी का जो भी बेसिक है वो सारा इसी में कवर हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी और बाकी सभी पीजीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहला जो ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको कम्प्लीटली अवेलेबल हो जाएगी जो इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं, 2-3 ही हैं, वो पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे करना है, ठीक है। तो सेट क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि जो भी कलेक्शन कैसा होगा, शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो भी हम कलेक्शन लेते हैं वो वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन होने का मतलब है कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। अगर मुझसे कह दिया जाए कि भाई ऑड नंबर बताओ, ऑड नंबर बताने हैं 10 से छोटे, तो कि दुनिया में किसी से भी जा करके पूछ लिया जाए कि 10 से छोटे ऑड नंबर कौन होंगे, तो सब क्या बताएंगे? 1, 3, 5, 7। इनके अलावा कोई और नहीं बताएगा। तो एक क्वेश्चन अगर किसी से किया जाता है और उसका आंसर सब लोग सेम ही दे तो वो वेल डिफाइन हो गई। तो यानी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा सेट होगा। कलेक्शन जो होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने पूछा ऑड नंबर लेस देन 10, तो सब बताएंगे 1, 3, 5, 7 ही होते हैं। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश की जो वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट है, उसमें जो वोवल्स होते हैं वो क्या होंगे? हमारे सेम होंगे। वो भी हमारा एक सेट बनाते हैं, क्योंकि वोवल्स अगर हम किसी से भी जा करके पूछेंगे तो सब लोग सेम बताएंगे। सब बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा है वेल डिफाइंड कलेक्शन। प्राइम फैक्टर्स अगर 210 के पूछे जाएं तो 210 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5, 7 होते हैं। अब किसी से भी जाकर के अगर हम पूछेंगे तो सब लोग सेम ही बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। जो हमारा सेट होता है उस सेट को या तो टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है या फिर रोस्टर फॉर्म में। टेबुलर या रोस्टर दोनों में से किसी एक फॉर्म में रखा जाता है। ऐसी फॉर्म जो होती है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। vowels in English alphabet, prime factors of 210, solution of this quadratic equation, ये भी हमारी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद इसके अगर हम फैक्टर्स करके रूट्स निकालेंगे, सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम निकालते हैं तो 2, 3 मिलता है। उन 2, 3 को हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे ही रख देते हैं तो वहाँ से हमारा वो सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट थ्योरी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट की डेफिनेशन। अब सेट में मैंने आपको बता दिया है कि एक तो है हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप लोगों ने देख ही ली है, कैसी है सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ठीक है। अगर हम बात करें टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से अगर लिखा जाता है टेबुलर फॉर्म कहलाती है।
इसी को ही हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट दो तरीकों से किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी अगर हम लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म ही कहलाती है। जैसे ए इक्वल टू, सेट को कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी सेट अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहा है यहाँ पर, अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। एक्स, एक्स जो है उस सेट का एलिमेंट है, सच दैट, उसकी डेफिनेशन लिखी होगी सच दैट के बाद में। वो डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स एक ऑड नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने इसका रोस्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू, अब 1 से छोटे जो भी ऑड नंबर होंगे, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, 9 भी तो ऑड नंबर है 10 से छोटा, तो इसमें ये 9 आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एक्स, एक्स का मतलब जो सेट के अंदर लिखा है, सच दैट, एक्स की डेफिनेशन, एक्स क्या है, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो इस तरीके से जो भी लिखा जाता है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हम ऐसे लिख देते हैं, अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी ऑड नेचुरल नंबर थे 10 से छोटे, 1 3 5 7 और 9, उनको हमने इस तरीके से लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो कभी भी किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, और नीचे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखी है। ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा है कि कर्ली ब्रेसेस एक्स, एक्स क्या है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक है, ओ और यू हो सकता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स क्या होगा, एक वोवल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, जब भी हम ये वाली फॉर्म लिखते हैं तो एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, एलिमेंट को कभी भी रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे एक लिखा है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि एग्जाम में पूछेगा, बट ये समझ में आना चाहिए कि सेट कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, तो स्कूल वर्ड में जो है वो लेटर कौन कौन यूज हुआ है, एस सी एच ओ एल। ये वर्ड ये जो भी लेटर्स यहाँ पर यूज हुए हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए SCHOL। ठीक है। ओ 2 बार आया है स्कूल की स्पेलिंग में, लेकिन लिखा यहाँ पर एक ही बार जाएगा, कॉमा लगा करके इनको लिखा जाता है। और यहाँ पर ये जो है एलिमेंट्स हैं इनको हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल वर्ड लिखा है उसमें स्कूल की स्पेलिंग में जो लेटर्स लिखे हैं वो सारे कैपिटल हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमने लिख दिया है। अदरवाइज इस स्मॉल में भी लिख सकते हो, और SCHOL को ज़रूरी नहीं कि SCHOL ही लिखा जाए, H को पहले, C को उसके बाद, S को सबसे लास्ट में, L को यहाँ पर, O को यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन बात ये है SCHOL ही हमें लिखना है, आगे पीछे कुछ भी हम इसे कर सकते हैं, वो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैव नो रेलेवेंस, यानी वही बात है कि SCHOL लिखो, HCOLS लिखो, कैसे भी इसको लिखो, वो कोई मैटर हमारे लिए नहीं करता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा सेट है, सेट के अंदर 1 3 5 लिखा है। ठीक है, 1 3 5 लिखा है, तो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अंदर कौन है, 1, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 3 belongs to A, 5 belongs to A। इस सेट के अंदर SCHOL था तो हम लिखेंगे S belongs to B, C belongs to B, H belongs to B, L belongs to B, O belongs to B। ठीक है। तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कॉमा लगा करके, कॉमा से ये मिला, कॉमा से ये मिला, कॉमा से अलग कर दिया जाता है।
तो ये जो लेटर्स हैं वो सेट के अंदर है। अगर मैं कहूँ टू, टू इसके अंदर नहीं है तो टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग टू आएगा, टू डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। मैथमेटिकल सेट्स, मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमारा एन, एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी जेड प्लस। नेचुरल नंबर को जेड प्लस भी कहा जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का हो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का हो, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि सेट ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो भी आपके क्या हैं 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर क्या है वो भी हमारे 1 2 3 4 ही होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें आपके सारे नेगेटिव आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और जीरो आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव में भी आएगा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव में भी, और जीरो भी आएगा। तो ये हमारे इंटीजर्स का सेट होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का मतलब है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। 2/3, 5/7, ऐसे करके जो भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे पाई, √3, √7, ये सब क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं। होल नंबर, होल नंबर होता है जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे होल नंबर होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर को, पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म के सभी नंबर्स, बट वो पॉजिटिव साइन के साथ होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, तो वो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें सारे रियल आएंगे बट पॉजिटिव होने चाहिए, मेन बात ये है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर, रियल नंबर में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएंगी विद डेसिमल, दूसरे आएंगे विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, अगर हम विदाउट डेसिमल की बात करें तो विदाउट डेसिमल में हमारे ये नंबर आएंगे नेगेटिव, -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये सारे ये सारे डेसिमल, विदाउट डेसिमल होंगे। अब विदाउट डेसिमल में अगर हम इनकी बात करें तो विदाउट डेसिमल में भी ये तो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको नेचुरल नंबर या काउंटिंग, गिनने में भी हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है विद डेसिमल, जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर, अगर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर सब लिख दिए जाएं, ये हो जाए, तो ये होल नंबर हो जाते हैं, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं विद डेसिमल वालों की। विद डेसिमल वालों में तुम्हारा ऐसा नंबर आ सकता है जो कि जैसे 1.25, 3/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.5। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि विद डेसिमल में टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे मैंने 5/2 लिखा, तो 5/2 को अगर मैं डिवाइड, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2/2.5 आएगा, 2.5। अब 0.5 के बाद में तो कोई नंबर नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं आ रहा है, 0.5 आने के बाद खत्म हो गया ये। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे मैं 7 को डिवाइड करूँ 2 से, तब भी 3.5 आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ 7 को, तब भी जो वैल्यू आएगी वो पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो जब भी किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग बनाया जाता है तो वो टर्मिनेटिंग तभी होता है, या तो उसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, या दोनों की कुछ भी पावर हो। ठीक है। तो जब भी कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी नंबर है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तब भी वो टर्मिनेटिंग, उसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तब भी वो टर्मिनेटिंग, उसको मैं 2 की कोई भी पावर से डिवाइड करूँ तब भी वो टर्मिनेटिंग, उसको मैं 5 की किसी भी पावर से डिवाइड करूँ तब भी वो टर्मिनेटिंग, और मैं उसको 2 × 5 की भी कोई भी पावर, 2 की पावर 5 चाहे कुछ और, 2 की पावर कुछ और हो, 5 की पावर कुछ और हो, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई हो रखा हो, तब भी वो टर्मिनेटिंग। तो मेन बात ये है कि जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें डिनोमिनेटर में हमारा 2 या 5 ही चलता है, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कुछ और नंबर आ गया तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा।
कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1.26262626 1.2626 ये तो 26262626 रिपीट होता जा रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। रिपीट हो रहा है 26, तो यहाँ पर 26 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग कहेंगे। ये भी हमारे जो होते हैं, ये दोनों जो है ना, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको हम रैशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको हम रैशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 1/3, तो ये आएगा 0.333333, तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, उनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √3, √7, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दिया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे ये नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये जो इंटीजर्स है इनके नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो ये सारे रैशनल हो जाएंगे। -3/1, -2/1, यहाँ पे माइनस लगा लेना। ठीक है, ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी होंगे वो हमेशा इरेशनल होते हैं, और रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल ही होते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, वो नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है, ये इक्वेशन है, इसको अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, -2 और 1। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट जो आएगा, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन आएंगे, -2 और 1, दो सॉल्यूशन आए, उनको इस तरीके से रख दिया, तो इस सेट में रख दिया। ठीक है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, बस इस तरीके से होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर करने पर 40 से छोटा हो। मैंने 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया, 40 से छोटा आया तो 1 आ गया। 2 का स्क्वायर किया, 40 से छोटा, तो 2 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 40 से छोटा आएगा, दैट मीन्स 3 आएगा इस सेट के अंदर। 4 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 4 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, तो इसलिए 4 भी आएगा। 5 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, तो इसलिए 5 भी आएगा। 6 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, इसलिए 6 भी आएगा। ठीक है, तो ये आएंगे हमारे इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें कहा है कि राइट द सेट, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो इसमें क्या हुआ, 1 4 9 16 25, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर हो रखा है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, जो भी नंबर, इस चीज़ को बस समझना है। ठीक है, जो अभी तक चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाए तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 9 16 25, ये क्या है, हमारे पास सेट दे रखा है एक, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स सच दैट, उस एक्स के बारे में लिखो, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो एक्स क्या है, स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का, कहाँ से कहाँ तक, <<6। तो हम लिख सकते हैं कि <6 है, नेचुरल है <6। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5 भी लिख सकते हैं कि भाई 5 तक के नंबर का स्क्वायर किया है। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एक्स क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है जो कि एन है, और एन हमारा 1 से 5 तक है, और एन हमारा नेचुरल नंबर भी है। तो ये तीनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 तो नीचे 2, 2 तो नीचे 3, 3 तो नीचे 3 + 1, 4 तो नीचे 4 + 1, तो देख रहे हैं कि नीचे वाले नंबर में ऐड कर, ऊपर वाले नंबर में ऐड कर रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन, अगर ये है तो नीचे n+1, एन अगर ये है तो नीचे n+1, तो एन की वैल्यू 6 तक जानी है। एन की वैल्यू 1 से शुरू करके 6 तक जानी है, 1 से शुरू की 6 तक जानी है, तो नीचे 6 + 1 7 आ जाएगा। सच दैट 1 जो है 1 से लेके 6 तक है, 1 और 6 के बराबर भी है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद कहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x, ठीक है, x क्या इंटीजर, ठीक है, और -3 से 7 तक की, और 7 के इक्वल नहीं है,
-3 से 7 तक के, लेकिन 7 के इक्वल नहीं है। तो -3 के इक्वल तो है, तो -3 से लेकर के 7 तक कितने इंटीजर होते हैं? -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। x 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 2 डिजिट का, कि उसके डिजिट्स का सम 8 आए। तो पहला तो 17 होगा 2 डिजिट का नंबर जिसका दोनों का सम 17 आ रहा है। फिर 26 होगा दोनों डिजिट का नंबर 17 आएगा तो। फिर 35 होगा दोनों डिजिट्स का नंबर अगर 17 सॉरी 8 है तो। फिर 4 होगा, फिर 53, 62, 71, 80। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर हमारे पास 8 आता है। ठीक है, 17 नहीं 8 आता है। ठीक है, अब आप कहोगे 08 भी तो ले सकते थे। 08 हमारा 1 डिजिट का रह जाता, 2 डिजिट का नहीं। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। 60 के जितने भी प्राइम डिविजर हैं 2, 3 और 5 ही होंगे, तो वही लिखे हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ट्रिग्नोमेट्री में जो जो लेटर यूज हुए हैं, TRI, GONMEY, जो जो यूज हुए हैं वो लिखे हैं। और जो भी 2 बार आया है, जैसे O है, N है, O है, T है, ये 2 बार आए हैं, लेकिन लिखे एक ही बार जाएंगे, 2 बार इनको हम नहीं लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, बेटर में BETR यूज हुआ है तो उसको हमने लिख दिया है। 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस चीज़ को आप खुद से थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि 1-2 मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 3, 6, 9, 12। तो x क्या है? 3 का मल्टीपल देखो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। और n कहाँ से? 1 से 4 तक ही गया है, तो n 1 से 4 तक गया है। n क्या है? 1 से 4 तक ही गया है। ठीक है, x सच दैट यहाँ पे देखा जाए x की पावर n है। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो n की जो वैल्यू है, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 से 5 तक गई है। अब ये तीनों आप खुद करेंगे। उसके बाद आता है न एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल या वॉइड सेट भी कहते हैं। ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और उसको 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट होता है, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सेट में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होता है। ठीक, अब जैसे कहा जाए, पहला सेट है A, x। x क्या है? नेचुरल नंबर। 4 से बड़ा, 5 से छोटा। 4 से बड़ा, 5 से छोटा कोई नेचुरल नहीं नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए A हमारा 5 हो जाएगा। इसलिए इसको नल, वॉइड, एम्प्टी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब मैं इसको 2 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। और x एक रैशनल नंबर हो, ये इरेशनल होता है, रैशनल है ही नहीं, इसका मतलब b भी हमारा 5 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, c इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इवन प्राइम, 2 से बड़ा। इवन प्राइम सिर्फ 2 ही होता है, 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नहीं होता है, तो c भी हमारा 5 हो गया। ये चीज़ें समझने की हैं जो क्वेश्चन करने में काम आएंगी। x का स्क्वायर करने पर 4 आए, x ओड हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 ऑड नहीं होता, तो ये भी 5। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, तो ये काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, अब पता नहीं कहाँ तक नेचुरल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब जैसे देखो x क्या है? नेचुरल नंबर एंड दिस। इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो x की वैल्यू 1, 2 आएगी, और 1, 2 दोनों नेचुरल नंबर है ना? सिर्फ इसमें से सिर्फ वही लिखना है जो नेचुरल हो। तो 1 और 2 नेचुरल नंबर है, 1 और 2 दो ही है एलिमेंट, तो फाइनाइट हो गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, लेकिन नेचुरल नंबर तो इसमें +2 होगा, -2 तो होगा नहीं।
तो यानी सिर्फ हमें क्या लिखना है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हुआ एलिमेंट लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा जाएगा और ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट ही होगा। ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो x नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी और 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा 5 होगा। x इज अ प्राइम, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राइम होना चाहिए। x क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राइम। तो नेचुरल नंबर में प्राइम कौन कौन होते हैं, 2 3 5 7 11 13 15 सॉरी 17। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड, x क्या है, ऑड। ठीक है, x अगर ऑड है तो x क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1 2 1 3 5 7 9 11 तो इनफाइनाइट होंगे ना। सिंगलटन सेट का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। सिंगलटन सेट का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। इक्वल सेट का मतलब है दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। ए सेट और बी सेट में 1 2 3 4 1 2 3 4 ही लिखा है ना। दोनों सेट में एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों सेट में एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, भले ही इसमें 1 2 3 4 लिखा हो, इसमें 3 4 1 2, बट दोनों एलिमेंट्स में जो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट का पेयर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 0 x सच दैट 15 से बड़ा 5 से छोटा। 5 और 15, 5 से छोटा 15 से बड़ा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो ये 5 है। ये हमारा b जो है वो 5 है। x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें 5 मिलेगा। ठीक है, d कैसे है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो प्लस माइनस 5 दोनों आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कहा नहीं है कि x नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर कहा होता तो हम +5 लेते। d क्या हो जाएगा, +-5 दोनों आएंगे, क्योंकि x को कुछ डिफाइन नहीं किया है कि नेचुरल है क्या है। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन के हम रूट्स जब भी निकालेंगे तो 2 रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब उसमें से एक रूट हमारा पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, कर सकते हैं भाई, इसके अगर रूट निकालोगे तो 5 3 सा 15, एक -3 आएगा, एक 5 आएगा। ठीक है, तो इसने कहा है इंटीग्रल पॉजिटिव, तो इंटीग्रल पॉजिटिव, ये इंटीग्रल का मतलब है पूरा पूरा नंबर हो, 1 हो 3 हो 7 8, ऐसा ना हो 7/2, ये इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रल पॉजिटिव नंबर क्या है, यहाँ पर 5 ही आएगा। तो इसके 2 रूट होंगे, लेकिन हमें इंटीग्रल पॉजिटिव लेने हैं तो 5। तो कौन कौन से सेट इक्वल हैं, एक तो इसमें 5 आया था, एक इसमें, तो सी और ई बराबर है, बाकी कोई भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, a इक्वल टू एन सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर लेस देन 4। n हमारा इंटीजर होना चाहिए और n का स्क्वायर करने पर 4 से छोटा हो। ठीक है, तो n का स्क्वायर, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 से इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वल कंडीशन दी है तो इक्वल आएगा। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो 4 से छोटा, 0 का स्क्वायर करूं 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर करूं 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर करूं 4 से छोटा। ठीक है, तो इसने कहा था हमारे पास दूसरे सेट में x हमारा रियल नंबर हो और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो x की वैल्यू 1 2 आएगी। रियल नंबर दोनों ही रियल है, x 1 2, तो b सेट में हमारा 1 2 है। a सेट में हमारे 5 एलिमेंट है, b सेट में हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो a और b बराबर थोड़ी है, बराबर होने का मतलब तो ये था कि a में जो सारे एलिमेंट हैं वही सारे एलिमेंट बी में हो, लेकिन ए में 3 एलिमेंट फालतू हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो बी और ए और बी जो है आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सबसेट, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तब ऐसा होता है कि ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 1 2 3 4 है, ए और बी के ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A, एवरी एलिमेंट A के दोनों ही एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट है तो दोनों ही एलिमेंट B के अंदर हैं, हाँ है, तो इसीलिए A इज अ सबसेट ऑफ B है। ठीक है, तो जो भी सबसेट होगा, जो भी छोटा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट बड़े सेट के अंदर होंगे ही होंगे। जो भी छोटा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट बड़े सेट के अंदर होंगे ही होंगे।
ठीक है। इसके बाद A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, वी राइट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। A अगर सबसेट नहीं है तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B ऐसे लिख देते हैं, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, अब D है 5 6, A और D में कोई रिलेशन ही नहीं है तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। ठीक है, D और B को भी अगर देखा जाए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अगर ऐसा हो A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं वो तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों, तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हों, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स एग्जाम में ऐसा कर सकता है कि पहला पॉइंट लिखा, मतलब एक क्वेश्चन लिखा कि इसमें से कौन सा चीज़ ट्रू है, और फिर 4 लाइनें लिख दी हमें, चारों में से कौन सी ट्रू है। ऐसे में इन 4 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट होता है, एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट, दोनों पॉइंट स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरी सेट, हर सेट सबसेट होता है खुद का। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, जो भी एम्प्टी सेट होगा वो किसी का भी सबसेट होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस केस में ए जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब ए के, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ से तो नहीं आएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे देखा जा सकता है कि ए के अंदर दो एलिमेंट हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, ए और बी दोनों बराबर नहीं है। ए के अंदर दो एलिमेंट हैं और दोनों ही कॉमन है इससे, है ना। तो यहाँ पर जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। इस केस में अगर देखा जाए ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, बट ए बी के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तभी प्रॉपर सबसेट कहते हैं ए को। मतलब अब ये क्या है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के अंदर दो एलिमेंट, बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट, जो बड़ा सेट होगा उसके अंदर थोड़े से ज्यादा एलिमेंट अगर हैं, ठीक है, तब बोलते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, तब ऐसा बोल सकते हैं बी सुपर सेट हो जाता है, बी को सुपर सेट कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, फाई दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक है, तो फाई और बी के बीच में रिलेशन देखा जाए, फाई और बी, तो फाई यानी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, फाई क्या हो गया, सबसेट हो गया, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। उसके बाद अगर हम बात करें, ए और बी में कोई रिलेशन है ही नहीं, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर वो है ही नहीं, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए और सी को देखा जाए, ए के अंदर दो एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों बी के अंदर हैं, हाँ है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी और सी को अगर हम देखें, तो बी और सी को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है ये और ये 1 5 9 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ सी भी होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सारे बेसिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ए बी सी 3 सेट मानने हैं कोई भी अपनी तरफ से, लेकिन ए इस तरीके से मानना है कि ए जो हो वो बी में बिलोंग करता हो। ए बी का सबसेट नहीं है, ए जो है वो बी का एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ हमेशा एलिमेंट होती है अगर बिलोंग टू बीच में लिखा है तो। ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, एलिमेंट बिलोंग करता है तो ए एलिमेंट होगा बी का। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यहाँ पर क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो बताना है कि ए सी के बराबर है या नहीं। हमने एक सेट माना ए, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1। अब जो ये ए है दैट मीन्स ये जो चीज़ है वो बी का एलिमेंट है, तो ये जो इतना सा लिखा है ये बी का एलिमेंट है। फिर कॉमा लगाया, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा है, कॉमा लगाया, 2 लिखा, 3, तो यहाँ पर मैं या तो ए लिखूँ या फिर इसको ब्रैकेट में 1 लिखूँ, तो ये जो है एलिमेंट है, तो इतना चीज़ बिलोंग्स टू बी है। ठीक है, इतना चीज़ बिलोंग्स टू बी है। तो अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो ए कभी भी बी का सबसेट हो ही नहीं सकता,
A बिलोंग्स टू B है तो A B का सबसेट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, C के अंदर क्या है, C के अंदर ये तो इतना तो A है, फिर 2 3 4 एक इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने और लिख लिया 4, इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने और लिखा है 4। ठीक है, ठीक, तो हमें पता है कि अगर मैं इसको देखूं, इसका जो एलिमेंट है 1, वो ये जो 1 यानी कि A 1 को इस तरीके से जो लिखा है ये एलिमेंट है B और C के लिए। ठीक है, B और C के लिए ये एलिमेंट है क्योंकि कॉमा लगा करके लिखा है। ये जो इतनी चीज़ है, इतनी जितनी येलो कलर से शो हो रही है, ये हमारा B का एलिमेंट है, C का एलिमेंट है। तो जब ये B और C का एलिमेंट है तो B और C का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 जो है वो A का 1 बिलोंग्स टू A लिखा जा सकता है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक, क्योंकि अगर B से बिलोंग करता है तो B से A बिलोंग करता है, A हमारा ये है, तो B लिखो ऐसी, A हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है एलिमेंट कभी भी खुद का सबसेट नहीं होता है। ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर इंटीजर्स बराबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर बराबर होते हैं, इंटीजर्स नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर बराबर होते हैं। नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर आता है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर आता है, रैशनल से बड़ा रियल, और जो इररेशनल होते हैं वो रियल का सबसेट होते हैं, जो रैशनल होते हैं वो भी रियल का सबसेट होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे -3 -2 क्योंकि उनके नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो इसलिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। इंटरवल्स, इंटरवल्स में क्या होता है कि मैंने ऐसे कोई लाइन बनाई, ये 0 है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ भी कोई नंबर है, ठीक है, 1 है, यहाँ 4 है, तो ये जो इतना पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, इंटरवल और एज अ सबसेट ऑफ आर, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो 1 से 4 तक का जो इंटरवल है उसके लिए 4 केस पॉसिबल हैं। ऐसा हो सकता है कि 1 शामिल ना हो, 4 भी शामिल ना हो। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, पहला जो केस है हमारा, इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, तो ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 3 4। ठीक है, अब मैं कहती हूँ ये वाला जो केस है इसमें क्या है, एंड पॉइंट्स बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, यहाँ पे सर्कल, बीच में डार्क, इसका मतलब है इसका मतलब है क्या, ये है हमारा ओपन इंटरवल, ये है हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर हमारा वन ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका है ये ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर हमारा 1 शामिल हो जाता है तो यहाँ पर हम डार्क सर्कल बना देंगे, डार्क, तो ये अब हमारा, और 4 तो नहीं है शामिल तो 4 पे सर्कल ही बनेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि 1 पे हमने डार्क सर्कल बनाया हुआ है, 4 पे डार्क सर्कल नहीं बनाया है, तो ये हमारा क्लोज ओपन है। ये क्या है हमारा क्लोज ओपन, इधर से क्लोज, इधर ओपन, इधर से क्लोज, इधर ओपन। ठीक, इसके बाद अब ये राइट साइड में क्लोज हो गया, ये ओपन क्लोज है, पहले ओपन बाद में क्लोज, इसमें 1 शामिल नहीं है, 4 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, 4 शामिल है, इसलिए 4 पे डार्क बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें तो इसमें यहाँ भी 1 पे भी डार्क है, 4 पे भी डार्क है, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल में 1 और 4 दोनों शामिल होंगे, ओपन इंटरवल में कोई भी शामिल नहीं होगा। क्लोज ओपन में लेफ्ट वाला क्लोज होगा, राइट वाला क्लोज होगा, तो राइट ओपन क्लोज कहेंगे। ठीक है, ठीक, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। राइट साइड में ओपन है तो ये ओपन शो कर रहा है, ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं 1 4 ओपन है तो,
ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, इसमें 1 और 4 दोनों शामिल नहीं है। अगर मैं इधर से क्लोज कर दूं, ठीक है, तो ये क्लोज ओपन हुआ। इस क्लोज ओपन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस ओपन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब ये राइट साइड में ओपन है और अभी भी राइट साइड में ओपन है, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज हो गया। लेफ्ट साइड में ओपन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखने के तरीके हैं अलग अलग। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव ही होना, नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो ज़ीरो शामिल होगा, ठीक है, ज़ीरो शामिल होगा। उसके बाद ये सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, इसमें सारे नेगेटिव हैं और ज़ीरो हमारा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो सारे नेगेटिव हैं इसके अंदर, ज़ीरो शामिल नहीं है यहाँ पर। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर है। लेंथ ऑफ इंटरवल, किसी भी इंटरवल की अगर लेंथ निकालनी हो, चाहे इनमें से कोई से भी टाइप का इंटरवल हो, तो हमें दूसरे वाले में से फर्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस करना है। ये वाला जो इंटरवल है, इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है 4 - 1 यानी 3। अब मैं चाहे दोनों साइड क्लोज कर दूं तब भी यही रहेगा, चाहे एक साइड क्लोज ओपन करूं तब भी यही रहेगा। पावर सेट, पावर सेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। पावर सेट में क्या होता है, एक सेट है ए में क्या है 1 2 दो एलिमेंट है। तो इसका अगर मैं पावर सेट बनाऊंगी, पावर सेट का मतलब है इसके जितने भी सारे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं पहले वो बनाओ। तो इसका पहला सबसेट होगा 5, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट होता है। तो पहला सबसेट होगा 5, फिर 1 को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, 2 को भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर 1 2 दोनों को, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं इससे। क्या 5 बनेगा 1 2 1 2, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट बन करके आए हैं। तो ये क्या है ए का पावर सेट, ये क्या है ए का पावर सेट। तो अगर एक सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 2 ही एलिमेंट होंगे। या फिर ऐसे समझो कि अगर एक सेट के अंदर मान लो इसके अंदर n एलिमेंट होते, तो इसके पावर सेट में जिसको pa से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। इसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं उतने ही उसके पावर सेट में एलिमेंट होते हैं। इसके पॉसिबल सबसेट कितने थे 4, तो इसके पावर सेट में भी एलिमेंट कितने आएंगे 4 ही आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट होता है बिगेस्ट पॉसिबल सेट, जैसे नेचुरल नंबर से बड़ा कोई भी सेट हो, इंटीजर्स हो, रियल नंबर हो, तो वो क्या होगा यूनिवर्सल। जो बड़ा सेट है वो यूनिवर्सल। हाउ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है ही नहीं कुछ भी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 0 है। तो 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1। तो अगर ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा 1, ठीक है। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट था, जो पावर सेट वाला कराया है वो इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद शुरू हो जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम एक डायग्राम है जिसमें यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है और उसके सबसेट्स जो होते हैं वो क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर u का मतलब है नेचुरल नंबर, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है जो इसमें मैंने यूनिवर्सल सेट माना है नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे नेचुरल नंबर हैं। अब इसका सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका सबसेट तो ये हो जाएगा ना 2 4 6 8 10, 1 से लेके आगे तक के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उसका सबसेट 2 4 6 8 10, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर से हैं, ठीक है। तो मैंने बनाया ये, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, सिर्फ इसके अंदर बनाया ये ए के अंदर जो है इसके अंदर ये बनाया ए,
इसके अंदर ये बनाया है ए के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर है, इसके अंदर ये बनाया है ए के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर है, सॉरी ए के अंदर 2 4 6 8 10 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, ए जो बनाया उसके अंदर 2 4 6 8 10 है। बी के अंदर 4 6 है, तो 4 और 6 को ब्लैक कलर के अंदर रखा, तो बी क्या है, पूरा का पूरा रेड वाले सर्कल के अंदर है, तो यानी बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ए पूरा रेक्टेंगल के अंदर है और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, 3 तरीके के ऑपरेशन होते हैं सेट के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अभी देखते हैं इनमें क्या होता है। एक सेकेंड, नहीं अभी नहीं। चार्जर लगाना है, डिस्चार्ज हो। ऑपरेशन ऑन सेट में क्या होता है, टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट से पूछे जाते हैं। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, बस एक पढ़ना नहीं है, 4 लाइन नीचे देखो क्या लिखा है। यूनियन ऑफ सेट का मतलब है ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी 4 ही एलिमेंट है, ए के अंदर 2 4 6 8 है, बी के अंदर 6 8 10 12 है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी भी क्या होगा, एक सेट ही होगा, लेकिन इस सेट के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाएगा। 2 4 6 8 दोनों में कॉमन 6 8 है, इन 6 8 को हम नहीं लिखेंगे दो दो बार, एक ही बार लिखेंगे इनको। तो ए यूनियन बी अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर आएगा 2 4 6 8 10 12, सारे एलिमेंट को एक बार करके लिख दो तो ए यूनियन बी होगा। यहीं पर अगर हमसे इंटरसेक्शन पूछा जाता तो ए इंटरसेक्शन बी होता हमारा, दोनों में कॉमन 6 8 है, तो 6 8 हमारा ये इंटरसेक्शन हो जाता। यूनियन में सारे एलिमेंट लिख दो एक बार, और इंटरसेक्शन में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए आई ओ दोनों को, सारों को लिख दो एक बार, ए ई आई ओ यू आ गया, ए ई आई ओ यू ही आया है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी यहाँ पर ए के ही बराबर हो गया। ए यूनियन बी क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ए के ही बराबर हो गया। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन है सिंपल सा, राम गीता अकबर, एक्स के अंदर तो ये है राम गीता अकबर 3, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के स्टूडेंट है ये, जो क्या है, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। राम गीता अकबर हॉकी टीम में है, गीता डेविड अशोक फुटबॉल टीम में है, तो दोनों में कॉमन तो यही दोनों है, गीता ही है कॉमन। यूनियन बताना है, यूनियन का मतलब जो दोनों में है सारे नाम लिखो, राम भी आएगा, गीता भी आएगा, अकबर भी आएगा, डेविड भी आएगा, अशोक। जो गीता 2 बार मिल रही है वो एक ही बार लिखी जाएगी बस। ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम, जो या तो हॉकी में है या फुटबॉल में है। और का मतलब ही क्या होता है, यूनियन, जहां भी और यूज होगा दैट मीन्स यूनियन। ठीक है, तो यूनियन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा और या फिर बी से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये सेट है, ठीक है, इसके अंदर ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो जो ए यूनियन बी होता है वो वेन डायग्राम से जितना भी आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर का पोर्शन है वो सारा ए यूनियन बी है, वो सारा हमारा ए यूनियन बी है, और यूनियन में और होता है। अगर मैं यहीं पर इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये जो पोर्शन है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है वो इंटरसेक्शन है, और जो येलो कलर से दिख रहा है वो सारा यूनियन है। तो यहाँ पर यूनियन की बात की जाए तो यूनियन ये होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये ध्यान रखना। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट रीड करने की है। ए यूनियन बी यूनियन ए बराबर ही होता है, कॉम्यूटेटिव लो। ए यूनियन बी करो फिर सी के साथ यूनियन करो, या फिर बी यूनियन सी पहले कर लो फिर ए के साथ करोगे तो एसोसिएटिव लो है। ए यूनियन फाई
ए ही मिलेगा हमेशा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ए यूनियन ए ही होगा। यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ करोगे तो यूनिवर्सल सेट, जब भी यूनियन किया जाता है तो दोनों सेट में जो बड़ा होता है वो मिलता है। ठीक है, दोनों सेट में जो बड़ा होता है वही मिलता है। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, A and B be the two set, then the intersection of set A and B is a set of element which are common to both A, B। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्शन की बात करें तो एंड आता है, यूनियन की बात करें तो डेफिनेशन में और आता है। X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, दोनों से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे A और B है, A और B में कॉमन कौन है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो सारे कॉमन आ गए, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ B के ही बराबर हो गया। ठीक है, अब ये बता दिया था मैंने अभी आपको। ठीक है, ए ये है, बी ये है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। DISJOINT, ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, क्योंकि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, जब भी दो सेट हमारे डिसजॉइंट हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो जब भी कभी डिसजॉइंट सेट पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है, डिसजॉइंट सेट का मतलब है क्या, कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ए यहाँ है, बी यहाँ, दोनों अलग अलग बैठे हैं, दैट मीन्स दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बराबर होते हैं, कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव लो है इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी करो फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या बी सी का इंटरसेक्शन कर लो फिर ए के साथ करो, ये क्या होता है, एसोसिएटिव लो होता है। फाई इंटरसेक्शन ए करो तो फाई ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलेगा। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, इसको हम आइडेम्पोटेंट लो कहते हैं। बी यूनियन सी, उसके साथ ए इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दो। डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर ए माइनस बी करना है तो इसका मतलब होता है, क्वेश्चन नहीं है इस पर बेस्ड, है तो ये सामने, डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग होते हैं। पहली बात तो ये है, ए माइनस बी माइनस ए अलग होते हैं। जैसे ये हमने सेट बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सेट ये है, एक सेट बी है। ठीक है, ये हमारे दो सेट हैं। अब इन सेट में अगर बात किया जाए, अगर मैं रेड वाला जो है वो ए है, ग्रीन वाला ब्लू है, बी है, ग्रीन वाला बी है, तो अगर मैं ए माइनस बी करूँगी, ठीक है, ये देखो ए माइनस बी अगर मैं करती हूँ तो इसका मतलब है ए में से बी वाले एलिमेंट हटाओ, तो बी कौन सा है, ग्रीन वाला सर्कल, इसके अंदर देखना ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला इतना ही तो पार्ट आ रहा है, ये हटा दो, तो जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, जो येलो पार्ट दिख रहा है वही हमारा ए माइनस बी है। ए में से बी वाले पोर्शन सारा माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी। ठीक है, और बी में से ए वाला पोर्शन अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, बी माइनस ए। ये पूरा येलो वाला जो है, देखो इसमें डायग्राम में येलो वाला पूरा ए था, ये पूरा ए है। ठीक है, अब इसमें से बी वाला पोर्शन तो यही है ना, बी वाला पोर्शन ये, तो ये रेड वाला पोर्शन हटाओ, तो अब जो सिर्फ येलो दिख रहा है वो ए माइनस बी है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो बी है, बी सेट, बी में से ये वाला पोर्शन हटा दो जो ए के पास है, अब जो सिर्फ ग्रीन दिख रहा है वो हमारा बी माइनस ए है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये अगर हमारा ए माइनस बी है, जो रेड दिख रहा है, और ये जो है हमारा जो ब्लू दिख रहा है वो बी माइनस ए है। ए माइनस बी माइनस ए में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, रेड और ब्लू पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, और बीच में जो ग्रीन पोर्शन है, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तीनों कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं।
ठीक है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रेड वाला पोर्शन ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला बी माइनस ए जो है वो ब्लू वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी वाला जो पोर्शन है वो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो तीनों कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। या फिर हम ये चीज़ भी कह सकते हैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन भी कुछ में कॉमन नहीं है। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी तो है ग्रीन वाला पोर्शन और ए माइनस बी है रेड वाला, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, आर अगर रियल नंबर है, रियल में से रैशनल माइनस करोगे तो इरेशनल मिलता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है कि ये अगर हमारा पूरा सेट है और ए हमारा उसमें ये है, तो अगर हमने यू हमारा पूरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में से ये जो ए है वो रेड वाला सर्कल, ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचेगा, ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस ए क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, यू का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें ये ए है, यू में से ए माइनस करोगे तो ये मिलेगा। यही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को शो करने का तरीका है ए डैश यानी यू माइनस ए, या फिर लिख सकते हैं एक्स। कौन सा एक्स, जो कि यू से बिलोंग करता हो, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता हो एंड ए से बिलोंग नहीं करता हो। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो नहीं लेना है, ए से बिलोंग नहीं करता हो। ठीक है, तो u यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स u माइनस ए निकालना है। u हमारा ये है, a हमारा ये है। अब u माइनस ए हम कैसे करेंगे, u माइनस ए का मतलब है a में कौन कौन है, 1 3 5 7 9, 1 3, a में कौन कौन है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 हटा दो, बाकी कौन बचा 2 4 6 8 10, वो है हमारा u माइनस ए। जो भी a के अंदर दिख रहे हैं वो u में से हटा दो, अगर u में से माइनस कर रहे हो, u में से जो भी a के अंदर दिख रहे हैं वो हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा u माइनस ए यानी 2 4 6 8 10 बचता है। a is a subset of the universal set, then its complement a dash is subset of u। ठीक है, तो a dash भी क्या होता है, u का सबसेट ही होता है। अगर किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वही मिल जाता है। किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वही सेट मिलता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए में u ये है, ए ये है, अगर मुझे u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए मुझे निकालना है, तो u के अंदर और a के अंदर देखो, a के अंदर कौन कौन है 2 3, 2 हटा दो, 3 हटा दो, कौन कौन बचे 1 4 5 6, तो वही a कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए है। अगर मुझे b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a एक तो u देखना है और एक b देखना है। u के अंदर कौन कौन है 1 2 3 4 5 6, b के अंदर कौन है 3 5 6, ये 3 5 6 हटा दो बस, सॉरी 3 4 5 हटा दो, जो b के अंदर है वो हटाओ, 1 2 6 बचा वो b कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 2 6 बचा वो क्या होगा b कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन देखना है, कौन है 1 और 6, ए यूनियन बी, ए और बी का अगर यूनियन करना है तो ए में 2 है, 3 दोनों में है, फिर 4 है 5 है, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से इसको माइनस करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से इसको माइनस करना है, यू हमारे पास ये है, यू में से इसको माइनस, तो 2 3 4 5 जिसको माइनस वो देख लो कहाँ है, ये रे, बस ये चारों हटा दो, 1 6 बचा, तो 1 6 बचा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 6 तो यहाँ से भी आया था और 1 6 यहाँ से भी आया है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती है, इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों बराबर होते हैं। ये क्या है, हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है अगर यूनियन कर दिया जाए। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्स लॉ थे, ये अभी भी दोनों देखे हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
डबल कॉम्प्लीमेंट करने पर वापस वही सेट आ जाता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम तब बनता है जब 3 सेट हमारे पास होते हैं, ए बी सी, ठीक है। और ये डायग्राम तब बनता है जब 2 सेट हमारे पास होते हैं, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला हमारे पास, इसमें से सिर्फ ये देखना है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ भी मिला ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये चीज़ 0 हो जाती है। उस केस में एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है, ठीक है। जब हमारे पास 3 सेट होंगे ए बी सी, अगर हमें 3 सेट दिए हुए होंगे, तो ये फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसे मत देखना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। अब ये बिना 3 सेट वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये बिना फॉर्मूले के सॉल्व होता है, मतलब इस फॉर्मूले की कोई नीड हमें नहीं रहती है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये कुछ मत पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। अब ये देखो, एक्स वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई 50। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 28। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 32, तो एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे, तो यही एक फॉर्मूला है, एक्स यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई में कितना है, एक्स यूनियन वाई में कितना है 50। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 32, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इस चीज़ को सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल में 2 टीचर है, एक मैथमेटिक्स पढ़ाता है, दूसरा फिजिक्स पढ़ाता है, और लिखा है बीच में 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और मतलब यूनियन, तो मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स के जो टीचर्स हैं वो 20 हैं। ऑफ दीज, इसमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम 12, नम 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोथ एंड, इसका मतलब इंटरसेक्शन दिया है, फिजिक्स और मैथ्स का इंटरसेक्शन 4 है, तो नंबर हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो वही फॉर्मूला, यूनियन इक्वल टू एम प्लस पी माइनस एम इंटरसेक्शन पी, ठीक। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 थे, फिजिक्स पढ़ाने वाले निकालने हैं, दोनों पढ़ाने वाले 4 थे, यूनियन यानी और जिसमें लिखा था वो 20 थे। इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, 12 ही मैथ पढ़ाते हैं, 12 ही फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन की हुई है। इसमें कहा है ना, क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 20 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 35 स्टूडेंट है टोटल, 20 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 24 क्रिकेट खेलने वाले हैं, 16 फुटबॉल वाले हैं, तो एफ से लिख दिया फुटबॉल वाले। ऑल्सो ईच स्टूडेंट, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। हर एक क्लास में 35 स्टूडेंट, और 35 के 35 में से एटलीस्ट वन स्टूडेंट दोनों गेम को पसंद करता है, ठीक है। कम से कम एक बच्चा ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी होंगे, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। कम से कम एक बच्चा ऐसा है कि जो दोनों गेम्स को पसंद करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैं इसको डायग्राम से बना के बताती हूँ। ये हो गए हमारे रेड कलर से जो सर्कल बनाया है, वो हो गए हमारे 24 यानी क्रिकेट को पसंद करने वाले, सी मतलब क्रिकेट को पसंद करने वाले।
और ये ग्रीन वाले जो मैंने बना दिए हैं वो हो गए हमारे फुटबॉल को पसंद करने वाले। फुटबॉल वाले कितने हैं? 16। तो फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं 16। कम से कम एक बच्चा ऐसा है जो दोनों गेम को पसंद करता है। एक भी बच्चा ऐसा है ही नहीं जो बाहर वाला जो पोर्शन है ना, ये वो पोर्शन है कि एक भी गेम को पसंद ना करे। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी गेम को पसंद करते हैं। तो यानी इसमें ये वाला पोर्शन 0 है। अगर ये वाला बाहर वाला पोर्शन 0 है, ब्लैक वाला पोर्शन 0 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो बाउंड्री है, जो रेड वाली ये जो चीज़ है, ये जो रेड वाला रेक्टेंगल बनाया था वो है ही नहीं। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? वो है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये कि जो इतने हैं ये 35 बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ तक के 35 बच्चे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, अब ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये जितना भी पोर्शन ग्रीन दिख रहा है वो 35 बच्चे हैं टोटल मिला करके। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, ये पूरा 35 बच्चे हैं। ठीक है, अब का मतलब यूनियन दिया हुआ है हमें 35। ठीक है, यूनियन क्या दिया है? 35। तो ग्रीन कलर से यूनियन रिप्रेजेंट हो रहा है। सी में कितने हैं? 24। एफ में कितने हैं? 16 माइनस एन इंटरसेक्शन है। ये चीज़ हमें पता नहीं कितनी है। जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है वो हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर एन सी इंटरसेक्शन है 5 आएगा, तो ब्लू वाला पोर्शन जो है 5 है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है अगर वो 5 है, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 24 माइनस 5 यानी ये जो हो जाएगा वो हमारा 19। सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 19, और 16 में से 5 गए तो ये वाला जो पोर्शन है वो 11 होंगे हमारे सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ क्लास, स्कूल में 400 स्टूडेंट है, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 तो ले रहे हैं एप्पल जूस, तो ये रेड कलर से तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया एप्पल जूस। एप्पल जूस वाले 100 है। ठीक, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 ऑरेंज वाले। ठीक है, तो ये बना दिया ऑरेंज वाले, ब्लैक कलर से बनाए ऑरेंज जूस वाले 150 हैं। इसमें भी सेम, फिर से अगर हम कहें तो जो बीच वाला पोर्शन है वो इंटरसेक्शन है। ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है वो इंटरसेक्शन है। रेड वाला पोर्शन क्या है? इंटरसेक्शन है। रेड जो बीच में ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो हमारा 75 है। तो अगर ब्लू वाला पोर्शन ये 75 है, तो ये सिर्फ इधर का क्या होगा? रेड सर्कल के अंदर 100, और 100 में से इतना पोर्शन 75, तो ये बचेगा 25। तो जो सिर्फ हमें येलो पोर्शन दिख रहा है वो 25 है। ठीक है, जो हमें 25 दिख रहा है वो येलो पोर्शन है, और जो ग्रीन दिख रहा है वो क्या होगा? वो 150 माइनस 75 होगा। 150 माइनस 75 मतलब 75। ठीक है, तो येलो वाला पोर्शन तो अब पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग, और पूरे इसके अंदर, पूरे रेक्टेंगल के अंदर 400 है, मतलब 400 स्कूल में थे ना। 400 अगर स्कूल में थे तो यानी इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर 400 बच्चे थे। तो इसका मतलब ये हो गए 25, और ये 75 100, और ये 75 175। तो 400 में से अगर 175 माइनस कर दूँ तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, जो कि ना तो एप्पल लेते थे ना ही ऑरेंज लेते थे। 400 माइनस 75, ये सॉल्यूशन इस तरीके से मत करना। 400 माइनस 175 तो 225 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये 3 वाला है, देखो इसमें, हाँ ये 3 वाला है, नहीं 2 वाला ही है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से, नहीं एक बता देती हूँ। देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर थी, 200 इंडिविजुअल्स थे। ठीक है, तो ये हमने बनाया। ठीक, इसी से हो जाएगा।
रेड वाले हो गए केमिकल 1 से जो एक्सपोज हुए हैं वो 120 है, तो ये हुए हमारे पहले सर्कल में 120। 50 है केमिकल 2, तो 50 इससे हो गए केमिकल 2, यानी कि 50 हो गए। रेड सर्कल के अंदर टोटल 120, ब्लू सर्कल के अंदर टोटल 150। ठीक है, 30 बोथ केमिकल से एक्सपोज हुए हैं। 30 मतलब ये जो है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो 30 है, दोनों केमिकल यूज हुए हैं, जो वो पोर्शन हमारा 30 है, तो ये बीच में हमारे पास 30। तो 120 में से ग्रीन पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूं तो ये मिलेगा मुझे 90, जो सिर्फ केमिकल 1 से एक्सपोज हुए हैं, जो सिर्फ केमिकल 1 से एक्सपोज हुए हैं वो हैं 30। जो येलो पोर्शन है वो सिर्फ केमिकल 1 से एक्सपोज हुए हैं, तो इसने पूछा है केमिकल 1, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी सिर्फ केमिकल C1, तो C1 से कौन हुए हैं 90। ठीक है, केमिकल C2 बट नॉट C1, इसका मतलब है केमिकल C2 बट नॉट C1 का मतलब है केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं बट C1 से एक्सपोज ना हुए हों, इसका मतलब है सिर्फ ये पिंक वाला पोर्शन। ठीक है, और पूरा जो सेकेंड सर्कल था वो 50 का था, तो ये 20 बचेगा क्योंकि ग्रीन पोर्शन 30 का है, तो 20 ऐसे हैं जो केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं लेकिन C1 से एक्सपोज नहीं हुए हैं। ठीक है, और केमिकल C1 और C2 दैट मीन्स यूनियन, यूनियन का मतलब है जो ब्लैक कलर से कर रही होंगी। ठीक है, यानी सारा बताना है काउंट करके। ठीक है, मतलब ये 90 था, येलो पोर्शन 90 और ग्रीन पोर्शन 30, 120, 120 और ये वाला पोर्शन था सिर्फ 20, तो 140, तो ये होगा 140, यूनियन जो है वो 140 होगा आंसर इसका। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस, अगर 3 एलिमेंट हमारे पास हैं तो टोटल सबसेट्स हमें बताने हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक तो इसका 5 होगा, एक -1, एक 0, एक 1, तो -1 0 1 को ब्रैकेट्स में रख दिया, 3 ये बन गए, फिर -1 0 को रखा, फिर 0 1 को, फिर 1 -1 को, फिर तीनों को, तो टोटल 2 की पावर, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इस वजह से टोटल 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर होता है तो वहाँ पर ए इक्वल टू बी होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर है तो वहाँ पर ए इक्वल टू बी होता है। ये एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है एस्टेट के जब सॉल्यूशन किए थे तो ए यूनियन बी, यूनियन इंटरसेक्शन तभी बराबर हो सकते हैं जब ए और यूनियन इंटरसेक्शन अगर बराबर हैं तो ए और बी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ ये बस रिजल्ट याद रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी होता है। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इसको हमने ऐसे मान लिया है, ए और बी दो सब सेट्स मान लिए, ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ हमारा 2 3। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं, क्या आएगा 5 2 3 2 3। पावर सेट इसका बनाते हैं, 5 आएगा 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। पावर सेट इसका बनाते हैं 5 2 3 4 2 3 3 4 4 2 और 2 3 4। सबके हमने पावर सेट बना लिए। पावर सेट बनाने के बाद क्या करना है हमने, इसमें इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन कौन है 2, कॉमन कौन है 2, ब्रैकेट के अंदर ये 3 और 2 3 और बस, तो जो कॉमन थे और एक 5 कॉमन है, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में कॉमन ये आए हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में ये कॉमन आए हैं, और ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट करने पर भी यही आए हैं। ठीक है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी करो फिर पावर सेट निकालो, या अलग अलग पावर सेट निकालने के बाद इंटरसेक्शन करो, बराबर है। अब लास्ट एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, 2-3 क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है 3-3 वाला, ये फिर से 2 वाला, ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिसर्च में ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे, 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे हुआ, जिसमें क्या रिपोर्ट हुई है, दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए,
720 तो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 450 बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट? लीस्ट नंबर क्या होगा? दोनों लाइक करें। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव, मतलब जो कम से कम, सबसे कम कितने ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो दोनों को पसंद आ जाएं, सबसे कम कितने ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो दोनों को पसंद आ जाएं। तो हमें पता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो एन ए यूनियन बी, ठीक है, एन ए पता है, एन बी पता है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई एन ए यूनियन बी इक्वल टू 1170 और ए इंटरसेक्शन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, मतलब कम से कम कितने, प्लीज समझ दैट, जो दोनों को पसंद हो, दोनों को पसंद, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ अगर मुझे लीस्ट करनी है, वही यही तो कह रहा है कि दोनों को कम से कम कितने पसंद होंगे, लीस्ट नंबर जो दोनों को पसंद हो, यानी ये चीज़ मिनिमम, इंटरसेक्शन दोनों को पसंद मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मिनिमम करना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरसेक्शन अगर मिनिमम करना है तो यूनियन मैक्सिमम होना चाहिए, और यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि जितनों पे हमने काम किया हो, सर्वे जितनों का किया है 1000, तो अगर ये चीज़ मैं 1000 कर दूँ, तो ये चीज़ अगर 1000 कर दूँ, इसकी वैल्यू अगर 1000 रखूँ, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा 170, ठीक है। तो ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी जो दोनों को पसंद होंगे, जो भी था आर्टिकल्स वगैरह, कंज्यूमर्स। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ने तो ए कार ली है, 200 ने बी ली है, 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन दिया है 500, ठीक है। क्या ये डाटा करेक्ट है? ठीक, तो हमें पता है कि यूनियन मतलब टोटल 500 कार ऑनर्स थे, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी होता है। एन ए हमें पता है 400, ये 200, एन ए इंटरसेक्शन बी 50, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 550। ए यूनियन बी कभी भी यूनिवर्सल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल से ज़्यादा नहीं होगी, ए यूनियन बी कभी भी यूनिवर्सल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ए यूनियन बी कभी भी यूनिवर्सल से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ए यूनियन बी 550 हो ही नहीं सकता, तो डाटा करेक्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 3 वाला है ये देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स, इस क्वेश्चन को मैं ज़रा, इसको मैं ज़रा वैसे बताऊंगी, इसमें बताने में थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बता देती हूँ, वरना उसमें थोड़ा करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा है कि कॉलेज awarded a college awarded 38 मेडल्स इन फुटबॉल। ये क्वेश्चन केवीएस में आते हैं, एनवीएस में आते हैं, हर कुछ एग्जाम में आते हैं 3 दिन वाले, ठीक है। 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals, in all the
3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, 38 इन फुटबॉल, तो 38 जो है वो फुटबॉल वाले हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस 38। ठीक है, ब्लैक कलर से। अब कलर चेंज कर करके करूँगी तो सही रहेगा, ब्लू से करते हैं। 15 इन बास्केटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट, 20 इन क्रिकेट। ठीक है, अब if these medals went to a total of 58 men, ठीक है, 58 मैन को दिए गए हैं, ये सारे के सारे 58 मैन को, चाहे फुटबॉल में जीते हो, चाहे बास्केटबॉल में, चाहे क्रिकेट, टोटल 58 मैन को मिले, इसका मतलब मेडल्स ही टोटल 58 थे। ठीक है, जो इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 वुमेन, इसका 58 मैन, इसका मतलब है कि मेडल्स टोटल फुटबॉल हो या फिर बास्केटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, तीनों में जो मेडल्स थे, नंबर ऑफ मेडल्स, वो टोटल 58 लोगों तक गए हैं, तो मेडल इतने ही रहे होंगे। फिर कहा है ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तीनों में, यानी फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तीनों में सिर्फ 3 को मिले हैं, तो तीनों में सिर्फ 3 को मिले हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन हमें 3 दिया है, यानी फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों में तो मिले हैं 3 को, तो इंटरसेक्शन हो गया, और वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन को गए, इसका मतलब तीनों का यूनियन इतना है। ठीक है, उसके बाद हमें कहता है, ठीक, इतना हमें पता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, हम इसको मान लेते हैं बार बार, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है, एफ ये है, जी ये है। ठीक है, ठीक है, सी, ये ई था बीच में, ई, ई बीच में है, तो मुझे पता है फुटबॉल वाले टोटल कितने हैं, फुटबॉल वाले टोटल 38 है, और फुटबॉल वाला रेड वाला ब्लैक वाला सर्कल था, फुटबॉल वाला था ब्लैक वाला सर्कल, तो यानी ए प्लस बी, ब्लैक सर्कल के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे 38, फॉर्मूले से करने में बहुत दिक्कत होती है। ब्लू सर्कल के अंदर बास्केटबॉल वाले हैं, और बास्केटबॉल वाले कौन कौन हैं, बी प्लस, बास्केटबॉल वालों की अगर हम बात करें तो बी प्लस, बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस ई, ये जो है हमारे वो बास्केटबॉल वाले हैं, और बास्केटबॉल वाले हैं कितने, 15, और जो ग्रीन हैं वो हमारे 20 हैं ग्रीन सर्कल के अंदर, यानी जी, जी प्लस, डी प्लस, ई प्लस, एफ, वो हमारे 20 हैं। ठीक है, ये मिल गया। ठीक, तो वो कह रहा है ऑल, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 2 ऑफ द 3 का मतलब है 2 ऑफ द 3, 3 में से 2 को मिलना, 2 को मिलने वाला पोर्शन कौन सा है, देखो, अगर हम ये बनाते हैं, 2 को मिलने वाला पोर्शन कौन सा होता है, 1, 2, 3, तो ये जो पोर्शन है ये तो पूरे फर्स्ट वाले सर्कल का हो जाता है, 2 को मिलने वाला, मतलब ये हमारा फुटबॉल था,
ये बास्केटबॉल था, ये क्रिकेट। सिर्फ 2 को मिला, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, एग्जैक्टली 2 इसमें आते हैं। इसमें एफ और सी का कॉमन पार्ट है, इसमें एफ और बी का कॉमन पार्ट है, और इसमें बी और सी का कॉमन पार्ट है। तो ये हमें निकालना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पूरे वीडियोस, ठीक है, सेट थ्योरी के यूथ वाले। ये तो जो ब्लू वाला पोर्शन है, ऑल द 3 स्पोर्ट्स में जो एग्जैक्टली 2 है वो ब्लू वाला पोर्शन है। एग्जैक्टली 2 वाला जो है वो ब्लू वाला पोर्शन है, वो निकालना है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आप बता सकते हो कि ओनली ब्लू का मतलब क्या है। एक तो बी है, ब्लू स्मॉल बी प्लस डी प्लस जी, तो बी प्लस डी प्लस जी की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्टली 2 का मतलब है बी प्लस डी प्लस जी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये दो है सिर्फ, और ये जो बीच में कॉमन है ये तीनों का है, ये तीनों का है। ई मतलब जो तीनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर बी प्लस डी प्लस जी की वैल्यू निकालनी है। बी प्लस डी प्लस जी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है इन तीनों की इक्वेशन की हेल्प से, बी प्लस डी प्लस जी की वैल्यू निकालनी है इन तीनों की हेल्प से। ये तीनों हैं और ये 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस, अगर हमें कभी भी कहेगा एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट, तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं जो 3 वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं जो कि 3 वाला था, ठीक। या फिर हम इसमें और कुछ भी, अब इसमें 58 मैन को गए थे सारे मेडल, मतलब ए यूनियन, तीनों का यूनियन क्या है, अगर यहाँ से हम देखें तीनों का यूनियन क्या है, ये 58 तीनों का यूनियन हमारा ये सारा पोर्शन हो जाएगा। तीनों सर्कल के अंदर जो कुछ है वो तीनों का यूनियन है, मतलब तीनों का यूनियन है हमारा ए बी सी डी ई प्लस एफ प्लस जी, ये हमारा 58 है तीनों का यूनियन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरसेक्शन जो है वो ई पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन है, ई की वैल्यू 3 है, ई हमारा 3 है। इंटरसेक्शन मतलब जो ई दिख रहा है, ई वाला पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन है। ई की जगह पे 3 रखा, 3 रखा यहाँ, तो 55 हो गया। फिर 3 यहाँ रखा तो यहाँ पर 55 हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, अब यहाँ से देख लो ए बी ई जी की वैल्यू, ए प्लस बी, ई तो चला गया, ई कितना है 3, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ई की वैल्यू क्योंकि 3 है तो ए प्लस बी प्लस जी की वैल्यू 35 हो जाएगी, बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 12 हो जाएगी, है ना, और जी प्लस यहाँ से जी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू 17 हो जाएगी। और मुझे निकालना है बी प्लस डी प्लस जी, ठीक, इन्हीं इक्वेशन का हेल्प का यूज करके। तो अगर मैं इसको देखूं, ए प्लस बी और जी, इसकी वैल्यू 35 है, तो सी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू कितनी आएगी 20, सी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो मुझे क्या चाहिए, ये अगर एग्जैक्टली 2 पूछता है ना तो फॉर्मूले से आसान पड़ता है क्वेश्चन, बी डी जी, क्योंकि सबको हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पर, 2b 2g 2d। अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन को ऐड कर दूं तो ये आएगा a प्लस 2b प्लस 2g प्लस 2d प्लस 2f प्लस c प्लस, नहीं, a 2b 2g 2d प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू 7 7 14, 3 2 5 6, इतना। अब a प्लस सी प्लस एफ प्लस 2b प्लस जी प्लस डी इक्वल टू
64। ठीक है, ये हमें चीज़ निकालनी है b+d+d, ACF की वैल्यू पता चले अब किसी तरीके से। अगर हमें ACF निकालना है, A+C+F B+D+G इक्वल टू कितना है? 55। तो A+C+F की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं 55 माइनस B+D+G। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A+C+F की जगह पे 55 रखा माइनस B+D+G प्लस 2B+D+G इक्वल टू 64। तो ये सॉल्व करेंगे तो B+D+G आएगा 9, ये आंसर होगा। B+D+G आएगा 9। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर कभी भी पूछा जाए एग्जैक्टली टू पूछा जाए, मतलब ये वाला पोर्शन जो कि B है, ये G है और ये D, अगर ये कभी भी पूछता है तो फॉर्मूला अप्लाई करके आसान पड़ता है। फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो फॉर्मूले से हमारे पास होता है NF यूनियन B यूनियन C, ये कभी पूछा जाए तो फॉर्मूले से आसान पड़ता है, इज इक्वल्स टू NF प्लस NB प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन F प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो यूनियन की वैल्यू 58, NF 38, NB 15, NC 20 माइनस 2 का इंटरसेक्शन, इसको पूरे को x लिख दिया मैंने, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन E। ये जो पोर्शन है, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसको मैंने x लिख दिया बार बार लिखने से बेटर। तो 58 माइनस 38 20, 20 माइनस 15 5, 5 माइनस 20 माइनस 15, माइनस 15 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ई कितना है 3, ई 3 था, तो ये कितना आया माइनस 18 इक्वल टू माइनस में एक्स कितना आया 18। इस 18 का आधा कर दो तो आंसर आ जाता है। ठीक है, 18 का आधा मतलब x की वैल्यू कितनी है, x का मतलब था हमारा F यूनियन B, x का मतलब था F इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C प्लस में N C इंटरसेक्शन F। जब भी एग्जैक्टली 2 निकालना हो तो ये तरीका आसान पड़ता है। इसकी वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू अगर 18 है तो इसका बस आधा कर दो तो हमेशा आंसर क्या आता है, जो एग्जैक्टली 2 वाला होगा वही मिलता है हमें। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। सेट थ्योरी का जितना भी बेसिक पोर्शन था वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल उन सबसे प्रैक्टिस करनी है और कुछ प्रैक्टिस सेशन मैं भी देखती हूँ, इसके पॉसिबल है तो लेके आती हूँ। ठीक है, बाकी उसके बाद हमने क्या करना है, यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्लेलिस्ट से सॉल्यूशन करने। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाना।